उसके बाद तू बोला कि नेक्सॉन भी देखने गया था। भाई 5 स्टार रेटेड कार है, सेफ है, तो रिजेक्ट कर दिया फिर? रिजेक्ट नहीं, कंसीडर नहीं किया। कंसिडर भी नहीं। सेम रीजन। सेम नहीं, हाँ वही सेम रीजन। तो उसके बाद भाई महिंद्रा का XUV 300 तू बोल रहा था भागता है गाड़ी, चलाने में बहुत अच्छा। 100% बोल रहा था ना कि इसका स्पोर्ट्स मोड उसका नॉर्मल मोड है। हाँ हाँ। मेन्यू को लेके पहले भी चढ़ा है मैंने गाड़ी, उतना भी लाइट नहीं है, मारुति के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हैवी है। स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग इन्होंने सीधा क्रेटा से उठाया है। तो पीछे 3 लोग बैठते हैं। हाँ। तो जो बीच में बैठेगा उसको थोड़ा प्रॉब्लम होगा। देखो अभी मैं स्पोर्ट्स मोड डालता हूँ ना, एकदम फील हो रहा है कि फील हुआ, मैं एक्सीलरेटर छोड़ दिया हूँ। हाँ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आज मैं हूं निखिल के साथ उसके ओनरशिप एक्सपीरियंस के बारे में जानने के लिए, उसके Hyundai Venue SXO टॉप मॉडल DCT के बारे में। तो उसका एक शॉर्ट टर्म एक्सपीरियंस हम जानेंगे, क्योंकि अभी इसने गाड़ी लिया है और ये इसका पहला कार है, तो बिगिनर है ड्राइविंग में। तो बहुत सारी चीज़ें हम इनसे पूछेंगे, क्योंकि इन्होंने 2 ड्राइव कंप्लीट भी किया है, लॉन्ग ड्राइव। तो उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस जानेंगे, Hyundai के सर्विस एक्सपीरियंस को लेके, और जो ओवरऑल कार है उसमें प्रोस एंड कॉन्स के बारे में भी जानना चाहेंगे। थैंक यू सो मच निखिल भाई हमारे चैनल में आने के लिए और हमारे कम्युनिटी मेंबर्स के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं जो वेन्यू खरीदना चाहते हैं, बट अभी भी कंफ्यूज है क्या उनको ये लेना चाहिए। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है भाई, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस थे, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने डिटेल्स को यहाँ पे मेंशन किया है निखिल के, तो इसने बहुत सारे व्हीकल्स को कंसिडर किए थे। उसमें से पहला ऑप्शन था विटारा ब्रेजा, तो उसको क्यों रिजेक्ट किया तूने ये गाड़ी लेने के बाद? उसका सेल्स प्लस सर्विस दोनों मतलब नहीं, और मज़ा नहीं आया। ओके। क्योंकि जब आपने इतना पैसा लगाना है तो कम से कम सर्विस तो अच्छा मिले ना। एक बार घर ला के आप उसके बाद तो आप भूल जाएगा ना शोरूम या सर्विस, ऐसा तो होना ही नहीं वाला है। एक्सपीरियंस के बारे में बताना जो मारुति में हुआ था, वो ब्रेक को लेके। वो ब्रेक को लेके ऐसा क्या हुआ था कि फर्स्ट तो हम लोग गए शोरूम, मैं और मेरी वाइफ दोनों जन गए थे। तो उसमें क्या हुआ कि हमें तो पहले बात की गाड़ी दिखाने के लिए भी वो रेडी नहीं थे। पर हम यहाँ से 10-15 किलोमीटर्स जाके वो शोरूम में देख रहे हैं तो गाड़ी दिखा नहीं रहे थे। चलो फिर उसके बाद उनको कंसिडर किए, चलो देखेंगे। तो वो लोग मेरे को कहीं बैकग्राउंड लेके जाके वहाँ दिखाए गाड़ी, और गाड़ी दिखाने के बाद वो लोग क्या था कि एक सेल्स गर्ल आई, वो कुछ अपना लिखा के कि इसमें कितना पैसा लगेगा, कि इसका रोड टैक्स क्या है, ये टैक्स क्या है, वो सब जो लिखा हुआ था वो दिखाया, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ कि मेरे पास कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस थे कि जैसे क्या ब्रेक्स है। ब्रेक्स में थोड़ा कन्फ्यूजन चल रहा था मेरा, कि मेरे को लगा था कि चारों चक्का में डिस्क ब्रेक है। वही क्वेश्चन मेरे को उससे पूछा कि ब्रेक्स क्या है, तो वो सेल्स गर्ल बोली नहीं ब्रेक अच्छा है सर, अब सेटिस्फाई रहिए कि इसमें सारे में ब्रेक्स ही है। तो मतलब सारे में ब्रेक से क्या क्या बोल रही है करके, तो बोली कि नहीं ठीक है सर, अच्छा ब्रेक जो सब में होता है वही है। मैं बोला ओह माय गॉड। तो देखो, ऐसा अगर एक्सपीरियंस होता है जहाँ पे वो कस्टमर्स को आके बताएंगे नहीं, प्रॉपर फीचर्स नहीं बताएंगे, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप लेना नहीं चाहेंगे ना, क्योंकि टेस्ट ड्राइव भी नहीं लिया निखिल ने। सो मारुति लॉस्ट द कस्टमर देयर। तो उसके बाद भाई महिंद्रा का XUV 300 तू बोल रहा था भागता है गाड़ी, चलाने में बहुत अच्छा है। हाँ। तो उसको भी रिजेक्ट कर दिया तूने वेन्यू के लिए? नहीं, रिजेक्ट नहीं किया, ऐसे नहीं बोलेंगे। जैसे क्या हुआ कि कंसीडर नहीं किया। हुआ क्या ना कि वो गाड़ी को जब हमने देखा तो सेल्स सर्विस उसका मतलब सेल्स उसका बहुत ठीक था। बढ़िया से समझाया, सब चीज़ बैठ के सब चीज़ को ब्रेक डाउन करके बताया कि क्या है, कैसे फीचर्स है, किसमें आप क्या एनहांस कर सकते हो। अगर मान लो उसका W6 मॉडल ले तो उसमें तुमको वो इंफॉर्मेंट सिस्टम नहीं मिलता है, मतलब म्यूजिक सिस्टम नहीं है उसमें, और कुछ ऐसे कुछ फीचर्स इधर उधर नहीं थे। तो फिर हमने क्या किया कि चलो लेते। फिर टेस्ट ड्राइव करने के लिए जब गए थे तो टेस्ट ड्राइव करने में क्या हुआ कि वो गाड़ी थोड़ा स्ट्रॉन्ग फील हो रहा था, मैं जैसे स्कॉर्पियो चला रहा हूँ टाइप का लग रहा था। तो कॉम्पैक्ट नहीं लग रहा था। तो देखो, निखिल ने इसीलिए XUV 300 रिजेक्ट किया, क्योंकि उसको एक कॉम्पैक्ट सा इजी टू ड्राइव कार चाहिए था, क्योंकि इसका पहला कार था, तो उसको सिटी में चलाने के लिए वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था XUV 300 के साथ। भगाने में तो भाई बहुत सही है ना, गाड़ी का इंजन एक नंबर। जिसका अगर सेकंड गाड़ी हो रहा है या फिर चलो फर्स्ट कार भी हो रहा है, अगर वो अपने आप को समझते कॉन्फिडेंट कि हम हाईवे पे ऐसे चलाएगा, गो फॉर इट 100%। बोल रहा था ना कि इसका स्पोर्ट्स मोड उसका नॉर्मल मोड है। हाँ जैसे नॉर्मल मोड में जब तू चलाता है तो ऐसा फील आता है जैसे इसमें स्पोर्ट्स मोड में। यस। ऑटोमेटिक चलाया था या मैनुअल? ऑटोमेटिक ही देख रहा था। उसके बाद तू बोला कि नेक्सॉन भी देखने गया था। भाई 5 स्टार रेटेड कार है, सेफ है, तो रिजेक्ट कर दिया फिर? रिजेक्ट नहीं, कंसीडर नहीं किया। कंसिडर भी नहीं। सेम रीजन। सेम नहीं, हाँ वही सेम रीजन। कॉम्पैक्ट नहीं लग रहा था, काफी बड़ा लग रहा था। अब देखो मैं क्यों एक कॉम्पैक्ट SUV में, कि उसके पीछे एक रीजंस है कि हम लोग चलो हैचबैक में ट्राई कर रहे थे।
i10 i20 फिर तुम्हारा अल्ट्रोस ये सब सोच रहे थे। और जब हमने फर्स्ट टाइम जब वेन्यू में बैठा तो लगा कि सेम ही है, एयरी फील हो रहा है, थोड़ा सा अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा मिल रहा है, एक हाइट पे बैठ के आप गाड़ी चला रहे हो और ना ज़्यादा एकदम हाइट हो गया हैरियर टाइप से या मैं नेक्सॉन टाइप से, उस टाइप का भी हाइट नहीं है। तो इनिशियली जब ये कार ले रहा था तो इस समय बात कर रहा था कंटिन्यूसली, तो मैंने भी थोड़ा बहुत असिस्ट किया इसको। तो जब ये नेक्सॉन चलाए तो बोल रहा था कि वो कॉम्पैक्ट सा नहीं है, थोड़ा इरिटेटिंग है चलाने के लिए। तो मैंने उसको बोला था पंच भी एक बार ट्राई कर ले, तो उसने पंच चलाया तो हाँ ऑसम था, बहुत मजा आया पंच चला के। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा फर्स्ट गाड़ी है, मतलब मेरे के लिए सेकंड ऑप्शन जैसे स्कूटी रखा है हमने, तो स्कूटी को मैं कहीं छोटे इधर उधर जाने के लिए, और पंच लेने के बाद मैं उसी से जाता, ऐसा टाइप का है वो बहुत इजी है क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा हाइट पे बैठते हो, कार भी बहुत इजी टू मैन्यूवर है। बट बात यह है कि उसको AMT ट्रांसमिशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। जैसे आपको पता है ये DCT है, अब DCT और AMT में मेजर डिफरेंस ये आता है स्मूथनेस में, आपको शिफ्ट फील नहीं होता है। नेक्सॉन की AMT में भी उसको सेम फील हो रहा था, इवन ड्राइवर और पीछे जो बैठे थे उनको भी फील हो रहा था एग्जैक्टली वो जो स्मूथनेस है वो। हाँ देखो, हमने क्या था कि मैं, मेरी वाइफ और 2-3 दोस्त लोग भी गए थे हम लोग। एक होता है ना कि एक व्यू मिल जाएगा हमको अच्छे से देखने के लिए कार को। तो उसमें हुआ क्या कि देखो, जब गाड़ी को जब चला रहे थे हम लोग, AMT था फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये थर्ड गियर तक आने तक गाड़ी में इतना वो हिचेस एंड ग्लिचेस मिल रहा था, मतलब हिचेस जैसे रेयर सीट में भी बैठने से उसको पता चल रहा था कि फर्स्ट गया सेकंड गया। अब जैसे क्रॉसिंग में क्या हुआ कि क्रॉसिंग जैसे जब हम थ्रोट बढ़ाए थे उसका, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तक गाड़ी में पूरा फील हो रहा था कि चेंज हो रहे हैं। और वही चीज़ हम जब वेन्यू में चलाए, ओहो कुछ पता नहीं। जैसे आप कभी भी एक्टिवा या स्कूटी कोई भी चलाते हो तो आपको पता चलता है चेंज हो रहा है, बस एक नंबर दिखता है इसमें कि आप अभी 5th में हो, 6th में हो, 7th चलता है, कुछ पता नहीं आराम से चलाओ तो बिल्कुल पता नहीं चलता है। अभी भाई एक बात है, इसका रिलायबिलिटी में प्रॉब्लम्स आते हैं DCT गियरबॉक्स में, वेल नोन है DCT DSG, क्योंकि ये सब ड्राई क्लच गियरबॉक्स और ह्यूमिड कंडीशंस और ट्रैफिक में जब आप इसको चलाओगे तो प्रॉब्लम्स आते हैं। तो निखिल को मैंने ये भी बोला था, बट Hyundai में आपको एक्सटेंशन प्लान मिलता है, वारंटी को आप एक्सटेंड करते हो तो वहाँ पे गियरबॉक्स ही कवर हो जाता है। तू बोल रहा था भाई ऑलमोस्ट 1.5 लाख का इसका गियरबॉक्स का कॉस्ट है, तो उसका कैसा लगा तेरे को एक्सटेंशन? मतलब उस पर कॉन्फिडेंस भी आना कि हो जाता प्रॉब्लम हो जाता। वो जैसे बताए हैं मेरे को, जब दे रहे थे डिलीवरी कर रहे थे गाड़ी को, तो वो बैठा के समझा रहे थे कि आपको गाड़ी कैसे चलाना है, किस कंडीशंस में चलाना है, कितना ह्यूमिड एरिया, कैसे, मतलब अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ 300 या 400 किलोमीटर, तो खुद शोरूम जब डिलीवरी दे रहे दिन उस दिन समझाते हैं 150 किलोमीटर्स के बाद आप 10 मिनट्स का एक ब्रेक लो। उससे क्या होता है कि इंजन को थोड़ा सा रेस्ट मिलता है, उसके बाद आप फिर अपना कंटिन्यू करो जर्नी को। तो ये सब चीज़ कुछ छोटा चीज़ें वो बताए थे। और जो तुम्हारा क्वेश्चन था कि ये ड्यूरेबल है कि नहीं है, ये सब चीज़ नहीं है। AMT को अगर तुम पूरा चेंज करोगे 30 to 40,000 में हो जाएगा, इसमें 1 लाख to 1.5 लगेगा ही लगेगा। ऐसा नहीं है भाई कि AMT रिलायबल है, लोग बोलते हैं AMT में बहुत इश्यूज आते हैं। आप मारुति के जो पुराने AMT वाले गियरबॉक्स है ना, उनके ओनर से बात करो, आपको पता चलेगा कि कितने इश्यूज आते हैं। अभी कोई भी गाड़ी ले रहे हैं ना, सब ऑटोमेटिक ले रहे हैं। आप चाहते हैं कि अपने एल्डर्स भी चला ले, जैसे पापा भी आएंगे तो पापा भी चला ले रहे हैं, कोई भी आ रहे हैं, तो इसमें कोई जैसे कितना भी ट्रैफिक हो, ऐसा नहीं है कि तुमको थर्ड से फर्स्ट में लगा के फिर तुम बढ़ा रहे हो या फिर अटक जाएगा, कुछ नहीं, अपना स्मूथ चलाते रहो कहीं भी। अभी देखो इस रेंज पे गियरबॉक्स के बारे में अगर मुझे पूछते हो आप, तो मैं बोलता हूँ कि टॉर्क कन्वर्टर वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल गियरबॉक्स है, बट उसमें भी इश्यूज है। तो एनीवेज भाई वेटिंग के बारे में थोड़ा बता दे, क्योंकि गाड़ी बुक करने के बाद कितना टाइम लगा इसको डिलीवर होने? 1 मंथ में डिलीवर। अभी भी तुम जाकर अगर बुक करोगे कहीं तो 1 मंथ में तुमको नहीं मिलेगा गाड़ी। ये गाड़ी का पूरे पैन इंडिया में 4 to 5 मंथ्स वेटिंग पीरियड चल रहा है। तो हुआ क्या कि मैंने एक्वा ड्राइव से बुक किया, शोरूम वाले लोग मेरे को कहीं नाम ले सकता हूँ शोरूम का, ब्लू Hyundai का शोरूम मेरे को राजा जी नगर में मिला था। अब हुआ क्या कि वहाँ पर मैंने बात किया, मेरे को बहुत दूर, यहाँ से व्हाइटफील्ड से मेरे को राजा जी नगर काफ़ी दूर है, तो मैं चाह रहा था कि चेंज हो जाए। अब फिर चेंज में भी मेरे को वो भी सेकंड ऑप्शन भी दूसरा मिल रहा था, तो उसका रिव्यूज़ जैसे तुमने बताया था कि एक बार रिव्यूज़ देख लेना, उसके बाद परचेस करना। वहाँ बातचीत किया, वो लोग मेरे को इतना कॉन्फिडेंस मिला 1 मंथ में गाड़ी देंगे। मतलब कैसे सरप्राइज हूँ कि पूरे कहीं, क्योंकि बैंगलोर में मैं खुद कम से कम 5 से 6 शोरूम तो गया ही गया हूँ। तो वहाँ जाने के बाद फिर वो मेरे को एक मैडम थी, वो बताई मेरे को कि विदिन 1 मंथ दे देंगे, और सीरियसली 1 मंथ में गाड़ी डिलीवर हुआ है। तो कलर का प्रॉब्लम, चलो ब्लू लेने वाला था, ब्लू कलर, हाँ, तो उसका क्या हुआ सर? वो अब गाड़ी आ गया, अब वहाँ PDI करने गए और उसके बाद फिर सेलेक्ट हो गया। तो ब्लू के लिए वेटिंग था या अवेलेबल ही नहीं था गाड़ी, इसीलिए कैंसिल की? नहीं, एक्चुअली पता नहीं किसी ने
परचेस करके कैंसिल कर दिया होगा। तो अभी ड्राइव के बारे में बताना भाई, एक पौंडीचेरी ट्रिप भी किया था तो कैसा एक्सपीरियंस है, हाईवे में कैसा स्टेबल है गाड़ी? बहुत स्टेबल है, बहुत स्टेबल है। आप देखो ये बेंगलोर से पौंडीचेरी तेरे को जाना है तो फिर कैसा रहेगा कि तुमको हाईवेज भी है, तुमको 1 लाइन रोड भी चलाना है, तुमको अंदर गांव से भी होके जाना है, तो सभी जगह बिना आराम से हम लोग पूरा ट्रिप एंजॉय किए हैं। कोई ऐसा नहीं। पौंडीचेरी में हम लोग तो पूरा वीकेंड्स, लॉन्ग वीकेंड्स में थे, पूरा क्राउडेड, और उसमें भी आराम से चला है और कोई इश्यूज नहीं हुआ है। तो पौंडीचेरी का जो मतलब बहुत ज़्यादा ह्यूमिड कंडीशन था, बहुत गर्मी है, तो एसी कैसा था गाड़ी का? एसी तो देखो, हाँ ये चीज़ बहुत अच्छा नोटिस किया हो। होता क्या था कि जैसे बीच जाके जब हम लोग वापस आते थे, और वो भी अभी के टाइम पे गए थे हम लोग, अभी फेब के मंथ में गए थे, तो ऐसा फेब नहीं, मार्च के मंथ में गए थे, तो मार्च के मंथ में गए थे, और जब बीच से वापस आए और तुरंत एसी को 16 में डाल के फुल स्पीड में पूरे फुल फैन करके, तो विदिन 10 to 20 सेकेंड्स में पूरा कार ठंडा हो जाता था। और एक और चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया है, सारे जो 3 सिलेंडर वाले इंजन होते हैं तो उसमें वाइब्रेशंस आप फील कर सकते हो, स्पेशली इस गाड़ी में भी है। जितने भी 3 सिलेंडर इंजन होते हैं उसमें हल्के से वाइब्रेशंस आता है, बट इसका इंसुलेशन मेरे को बहुत पसंद आया, क्योंकि आप जब ड्राइव करते हो, अंदर बैठते हो, आपको साउंड और वाइब्रेशंस फील नहीं होते। तो स्मूथनेस कैसा है गाड़ी का? स्मूथनेस तो देखो, अभी बिगनर हो तो उतना करेक्ट जजमेंट नहीं दूंगा स्मूथ क्या है, बट अभी अभी तक तो मेरे को एकदम अच्छा चला है। मतलब कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि वाइब्रेट हो रहा है, स्टीयरिंग हिल रहा है या फिर पूरा ये हो रहा है। और ये गाड़ी पे जाने का इस एयरलाइन और इसमें यही था कि इसका जो केबिन साउंड है वो काफ़ी साइलेंट है, और वो ड्राइव के लिए मेरे को बहुत मतलब अच्छा कॉन्फिडेंस दिलाता है। आज जैसे भी ट्रैफिक में जा रहा हूँ या कहीं भी जा रहा हूँ तो ग्लास ऊपर करके अपन चलाते, कोई इश्यूज नहीं होता। तो तेरा ये भाई पहला गाड़ी है, बहुत लोग ये लेना चाहते हैं वैसे फर्स्ट कार, तो उनके लिए तू क्या एडवाइस करेगा? अच्छा है, मतलब ऐसे बिगिनर के लिए अच्छा गाड़ी है? एज अ बिगिनर के लिए हाँ, एकदम मैं बोलूँगा कि आप जाओ, इसको गाड़ी को परचेस करो। ये अगर आप हैचबैक भी कंसिडर करो तो एक बार ज़रूर जाके आप वेन्यू को ट्राई करो, टेस्ट ड्राइव लो इस गाड़ी का। प्राइस कुछ ज़्यादा नहीं, बस 1-2 लाख का डिफरेंस पड़ रहा है ये गाड़ी। इसका एवरेज और i20 है, जितना भी गाड़ी लोग है सारे का एवरेज ऑलमोस्ट सेम ही है, और इसको जैसे सेम ही है, मतलब जैसे जो शोरूम वाले भी बता रहे थे कि इसका जो चेचिस है वो i20 के बेस पे बनाया है। ओके तो i20 के डायमेंशन सेम ही है। ओके, तो लॉन्ग ड्राइव एक्सपीरियंस ओवरऑल तो कैसे रेट करेगा? स्टेबिलिटी कितने स्पीड तक चलाया गाड़ी? ये 117 तक चला है, उससे ऊपर में। स्पीड पे कैसा कॉन्फिडेंस आया? कॉन्फिडेंस भाई साहब ऐसा हो रहा था कि जैसे हम लोग हाईवे में जैसे पोर्ट होल्स और ये सब चीज़ें होते हैं ना, कि बड़ा पोर्ट होल्स में क्या होता था कि स्टीयरिंग पूरा उधर जाने को सोचता था, बट इसमें ऐसा नहीं है कि 16 इंच का इसका चक्का वो है, ज़्यादा उधर नहीं जा रहा था, स्टेबल था और कंट्रोल था। और जितना स्पीड जाने के बाद तो स्टीयरिंग हार्ड होने का, और प्लस ब्रेक भी हार्ड हो जाता है कि जैसे आप जो हल्का सा भी टच करोगे वो पूरा गाड़ी रुक तो जाएगी। स्टीयरिंग के लिए Hyundai वाज नॉट वेरी वेल नोन, उतना अच्छा फीडबैक नहीं आता था Hyundai के स्टीयरिंग में, बट इस कार में उन्होंने बहुत इंप्रूव किया है डेफिनेटली। और एनलाइन दोनों i20 और वेन्यू के स्टीयरिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। फीडबैक उस लेवल पे नहीं है, बट डेफिनेटली बहुत इंप्रूव्ड है। और अगर आप नॉर्मली चलाते हो, यू विल एंजॉय ड्राइविंग दिस कार। हाईवे में चलाओ या सिटी में? तो सिटी में बता दे भाई एक्सपीरियंस कैसा है ट्रैफिक में चलाने के टाइम? देखो होता सिटी में तो चलाए नहीं है, जब भी निकला है तो बाहर थोड़ा चलाए, ज़्यादा नहीं चलाए, थोड़ा चलाया है। तो उसमें क्या है कि लास्ट वीक हमने 60 किलोमीटर्स का कुछ ट्रैवल किया था, उसमें पूरा ट्रैफिक वाला एरिया में, ज़्यादा नहीं चलाया, बस वही था। तो ठीक है, मतलब कोई इश्यूज़ नहीं होते, अपना धीरे करके वो चल रहा है। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी कोई इश्यूज़ नहीं होते, वो इंजन हीटिंग वो सब कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम आराम से ही चलता है। तो भाई माइलेज के बारे में बता दे, क्योंकि DCT है एग्जैक्टली। अभी और हाईवे में अभी क्या एवरेज दे रहा है? 11 से 12 दे रहा है, वो हाईवे हो या लोकल हो 11-12 ही चल रहा है। देखा नहीं है ठीक से, टोटल देखा एवरेज, क्योंकि भाई 12-13 कैसे देगा भाई इतना हैवी ट्रैफिक में? नहीं 12-13 ही दे रहा है। और हाईवे अभी भी दिखा देगा ना भाई हाईवे में? नहीं, हाईवे में भी भाई अब गाड़ी स्टार्ट करता है वो नॉर्मल मोड में चला जाता है। तो माइलेज के लिए भी ठीक है, माइलेज है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई DCT भी ले रहा है नहीं। हाँ। भाई थोड़ा डिज़ाइन के बारे में बता दे भाई, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस है वेन्यू में देखता है तो बहुत सारे डिज़ाइन चेंजेस किए Hyundai वालों ने। अब पियानो ब्लैक फिनिश है, तो डिज़ाइन कैसा लगा गाड़ी का तेरे को? डिज़ाइन तो ऑसम है ब्रो, ऑसम है। मतलब आप बोलोगे कि जैसे हाईवे में भी चलता है ना, तो आप पीछे से ही पता चल जाता है कि ये कुछ वेन्यू या कुछ कनेक्टिंग टेल लाइट ज़बरदस्त लगता है वो। तो अभी भाई मेरे को एक बात बता था, अभी मैं कन्विंस नहीं हूँ, क्योंकि ये 6 एयरबैग्स का मॉडल है,
सेफ्टी के लिए Hyundai अराउंड 3 स्टार रेटेड है NCAP में। तो बहुत लोग पूछेंगे भाई सेफ्टी सब कुछ सेफ्टी नहीं होता है, बहुत लोग बाकी चीज़ भी कंसिडर करना चाहते हैं। तो नेक्सॉन 5 स्टार रेटेड कार है, मैं जानता हूँ इसको, बट जो नेक्सॉन है वो आपको जो सर्विस एक्सपीरियंस है उस लेवल पे आपको नहीं मिलेगा जो इस कार में मिलता है। तो उसके बारे में बता दे भाई, गाड़ी का सेफ्टी के बारे में सोचा था, इसी बीच 6 एयरबैग, 6 एयरबैग ठीक लग रहा है, डोर भी उतना लाइट नहीं है, तो हैवी डोर्स है। नहीं देखो 6 एयरबैग है, सब चीज़ है। वो जब शोरूम वाले ही मेरे को कंफर्म कर रहे थे कि ये 4.6 रेटिंग का है कार, वो काफ़ी मतलब ठीक नंबर है। कोई मतलब बोल रहे थे हाँ 4.8। ठीक है। अभी MG एस्टर का बारे में थोड़ा बता दे भाई, एक्सपीरियंस कैसा था? एक ही बार गाड़ी को ड्राइव कराया, वो तब मेरे को खुद ही लंबा लगने लगा वो गाड़ी। उसके बाद में उसको भाई जैसे तू बोल रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई तू एक कॉम्पैक्ट इजी टू ड्राइव कार ही चाहता था, है ना? व्यूअर्स भी उनको भी अभी पता चल रहा है, क्लियर हो जाता है कि आप एक बार गाड़ी देख लोगे, इसको आप एक बार ड्राइव पे चला लो, आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कुछ एयरी फील होने लगेगा। देखने आप बैठो स्टीयरिंग में, खुद फील हो जाएगा कि नहीं यही चलाने लायक है करके। तो देखो इसी ब्रांड में क्रेटा भी आता है, तो क्रेटा को भी उसने कंसीडर नहीं किया क्योंकि वो कॉम्पैक्ट नहीं लग रहा था और इजी टू ड्राइव नहीं लग रहा था। जितना वो कॉन्फिडेंस उसको वेन्यू में आया वो क्रेटा में नहीं आया। तो भाई एक बार ये बता दे व्यूअर्स को कि किसको कंसीडर करना चाहिए वेन्यू। जैसे तू बता रहा था, इतना तो पता चल गया अगर कोई बिगिनर है जिनको इजी टू ड्राइव कार चाहिए तो वो ज़रूर इसको कंसीडर कर सकते हैं। देखो फर्स्ट लेडीज़ ड्राइवर भी अगर उनको फर्स्ट कार या कौन चाह रहे हैं कि अगर हैचबैक ले या इस टाइप कर ले, तो वो लेडीज़ ड्राइवर की भी बहुत देखा हूँ कि वेन्यू ले रहे हैं गाड़ी को, रोड में देखा हूँ मैं। और जैसे 2 पीपल्स फैमिली है, 3 पीपल्स फैमिली है, मतलब जो स्मॉल फैमिली जो यहाँ रहते हैं उनकी भी बहुत अच्छा गाड़ी है। आप अगर जैसे ट्रैवल करना चाह रहे हो विद इन 1000 किलोमीटर या 800 किलोमीटर्स, तो आराम से आप लेके जाओ, आराम से लेके आओ, कोई इश्यूज़ नहीं है। तो भाई अगर प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें, थोड़े इश्यूज जो तूने फेस किया, अभी मुश्किल है, लॉन्ग टर्म में भी हम पूछेंगे, थोड़े टाइम के बाद हम जानेंगे कि ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। बट ये बहुत ज़्यादा नहीं चला है गाड़ी अभी। एक इशू रिसेंट पास में जो अभी तूने फेस किया वो थोड़ा बता दे भाई व्यूअर्स। जैसे गाड़ी आया गया था तो उसके विद इन 2 वीक के बाद मेरे को क्या प्रॉब्लम होने लगा कि इसका जो फ्यूल मीटर है वो बता नहीं रहा था। वो इशू हो रहा था। तो अब हमने बात किया, शोरूम से बात किया, लिया कोई दूसरा शोरूम से, कोई दूसरे शोरूम से बात हुआ, क्योंकि मेरे घर के जो पास में था उसके पास जाकर बात किया, तो वो बोले कि ठीक है चेक करके डायग्नोस करके बताया कि देखो उसका जो पेट्रोल गेज में कुछ इश्यूज आ रहे थे, बट वो उनके पास सामान नहीं था। वो श्योरिटी दिए विद इन 10 डेज में वो रिप्लेस कर देंगे। वो चेन्नई से मंगा के वो चेंज के घर से गाड़ी लेके गए, घर से टाइम लगा ना भाई, 10 डेज किया करके दिया। उनके बाद पूरा प्रॉपरली टेस्ट किए वो कि मे बी ये इशू रिकॉल ना हो, क्योंकि उनको खुद समझ में नहीं आ रहा। आप समझ जाओ फुल डे वो डायग्नोस कर रहे हैं, और जब फ़ोन कर रहा हूँ या व्हाट्सएप इमेजेस भेज रहे कि देखो आपका ये सामान खुला है। और इवन मेरे पास ब्लू लिंक ऐप था, तो जैसे आप जब डोर ओपन करो या बोनट ओपन करते हो तो मेरे को वहाँ नोटिफिकेशन आ जाता है कि अभी आपका गाड़ी का क्या ओपन कर रहे हैं। ये सब चीज़ फीचर्स तो भर के दिया है गाड़ी में, है ना? ब्लू लिंक में क्या क्या फीचर्स है जो तेरे को काम आता है? पहला चीज एसी भी चालू कर सकता है। एसी भी चालू देखो जैसे कहीं ट्रिप से आ गए, ठीक है, आप मान लो ट्रिप से आ गए, अब आपको देखना कैलकुलेट करना है कि कितना किलोमीटर चला, आप किस रूट्स लिए हो, तो अब मैक्सिमम टॉप स्पीड क्या था, वो सब सारे चीज़ दिख जाता है। इवन डे वाइज मंथ वाइज कितना किलोमीटर रनिंग रहा, कितना टॉप स्पीड में, वो सब पता चल जाएगा। अब उसमें क्या है कि आप मोबाइल ऐप से ही आप गाड़ी स्टार्ट कर सकते हो। बहुत सही चीज़, वो सही चीज़ है। एसी ऑन कर सकते हो। मान लो कि अगर ऐसा तो कभी ट्राई नहीं किया हूँ मैं, बट ऐसा क्या होता है कि बहुत लोगों का देखा हूँ कि वो क्या करते हैं कि वो गाड़ी को स्टार्ट कर लिया ऐप से, एसी भी चालू कर लिए और प्री हीट हो गया, गाड़ी स्टार्ट हो गया, अब बस गए और चले गए। लॉक्स चेक कर सकते हो, इवन माइलेज वाइलेज सब दिखाता है उसमें। अभी दिखाता हूँ मैं तुमको, वो है माइलेज भी दिखाता है। तो सारे फीचर तो भर के दिया। भाई बता दे मेरे को, सनरूफ कभी यूज़ किया है या नहीं? अभी तक तो यूज़ नहीं किया है। एक तो बारिश होता है या बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है, तो सनरूफ कब को ले? सनरूफ देखो एडिशनल फीचर्स आर गुड टू हैव है, बट एडल्ट्स के लिए नहीं है ये। गिमिक वाले फीचर्स है। हाँ, तो कोई इसका ये मेजर यूज़ नहीं है, बट जो भी फीचर आपको चाहिए ना ये गाड़ी में आपको मिल जाएगा। एक अगर इसमें वाले फीचर 360 कैमरा मिसिंग है, जैसे अगर कॉन्स में बात करते हैं अब, तो उसमें क्या होता है कि 360 कैमरा मिसिंग है। दूसरा चीज है कि इसका जो कैमरा का जो क्रेटा में भी नहीं दे रहा है 360 डिग्री कैमरा। दे किसी में तो दे, मतलब मेरे चेकलिस्ट में था। तो इसका जो प्लेसिंग है रेयर कैमरा का वो थोड़ा नीचे है,
तो उससे क्या होता है कि रेनी सीजन में वो वहाँ डस्ट लग जाता है, तो उसको साफ करना पड़ता है। दूसरा चीज़ वेंटिलेटेड सीट होना चाहिए। वेंटिलेटेड सीट जब आप इतना परचेस, पावर्ड सीट है इसमें भाई, वो पावर्ड सीट को हटा के वेंटिलेटेड सीट एग्जैक्टली काम काम आ जाता है। वेंटिलेटेड, आप नॉर्मल वाला सीट तो हम एडजस्ट कर लेते हैं हैंडल लेके, बट भाई वेंटिलेटेड सीट बहुत जरूरी है इंडियन क्लाइमेट में। सीट कवर चढ़ाएगा ना तो तेरे को और ज्यादा फील होगा, है ना। और कोई प्रॉब्लम? और तो ऐसा तू कुछ बोला कि पीछे बैठने 3 लोग नहीं बैठ सकते आराम हाँ, वो भी मेजर था, बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे लिए। अभी तक देखो सीट कवर लगाए नहीं है, तो जो बीच का आर्म रेस्ट है वो काफी बाहर निकला हुआ है। 2 लोग बैठते हो कोई इशू नहीं, आप रिक्लाइन करके बैठ जाओ, ठीक है। बट उसमें क्या होता है, अगर थर्ड पर्सन भी कर सकते हैं सीट पीछे वाला, ये नए वाले वेन्यू में आया है। हाँ, तो अभी जैसे थर्ड पर्सन जो बैठा है उसमें क्या होता है कि पीछे तरफ से कुछ लग रहा है टाइप का, तो उसको कुशन दे के या पिलो दे के वो बैठता है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा 30-40 किलोमीटर आप थर्ड पर्सन बीच वाला बैठेगा, वो चेंज करके बैठो। ऐसा नहीं कि 3 लोग अपनी जगह ही में बैठे, नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें जो बीच में बैठा है वो चेंज करता ही रहता है। बट आई थिंक गाड़ी में मेजर कोई इशू नहीं है। जैसे हुंडई का आप जानते हो ड्राइविंग डायनामिक्स परफेक्ट रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है मेजर। सर्विस को लेके कोई इशू नहीं आता है, फिट फिनिश एंड क्वालिटी बढ़िया होता है, पैनल गैप्स आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। सेफ्टी में अभी उनका नाम थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, बट एनीवेज जब आप 6 एयरबैग्स का मॉडल लेते हो और आराम से चलाते हो, रिस्क इज़ ऑलवेज देयर एंड आई वुड ऑलवेज सजेस्ट ए सेफर कार। बट एट द एंड ऑफ द डे सबके प्रेफरेंस अलग होता है और किसी को डिमीन करना इज़ नॉट करेक्ट। एंड ये बहुत प्रीमियम लगता है अंदर से, इट इज़ फुली लोडेड कार, ठीक है। तो इसीलिए इतना बिक रहा है। और हुंडई का जो आफ्टर सेल्स और सर्विस का सपोर्ट है उससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। एक्जेक्टली, जो पहला कार लेना चाह रहे इतना पैसा लगा के, तो जैसे उसको मैंने बोला था कि भाई DCT ले रहा है, इट विल बी फन टू ड्राइव। वारंटी का जो सपोर्ट है हुंडई वो बेटर है। तो कहीं कोई DCT ले रहा है तो हुंडई ब्रांड का ही ले ले, क्योंकि मारुति तो नहीं बनाता और हुंडई का सेल्स और सर्विस थोड़ा बेटर है। रात को चलाने के टाइम हेडलाइट ठीक लगा गाड़ी, ठीक है। और बाकी कोई मेजर इशू नहीं, मेजर इश्यूज नहीं है, एकदम ऑसम लाइट नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है वो, ठीक है। मतलब कंपेयर टू नीचे नहीं है, ऊपर एकदम ऊपर नहीं। तो और कुछ कंप्लेंट्स है गाड़ी में? नहीं, अभी तो कुछ नहीं। हेलो दोस्तों, अभी मैं आपको मेरे इंप्रेशंस देने वाला हूँ वेन्यू को लेके। पहले भी चढ़ाया मैंने गाड़ी, बट आई विल बी गिविंग यू सम मोर इम्प्रेशंस ऑन दिस कार। तो पहला चीज़ जो नोटिस करते हो, ये जो डोर है वो उतना भी लाइट नहीं है, मारुति के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हैवी है। सॉलिड नहीं लगता है थर्ड, बट डेफिनेटली मारुति के कार से बेटर है। और दूसरा चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे पावर्ड सीट्स देखने को मिलता है, जो आई थिंक इजीली आप एडजस्ट कर सकते हो। स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग इन्होंने सीधा क्रेटा से उठाया है, तो स्टीयरिंग का डिज़ाइन इज़ रियली नाइस विद सम सिल्वर एक्सेंट्स। एंड जो ओवरऑल क्वालिटी है दैट इज़ अगेन रियली गुड। यहाँ पे आपको लेदर फिनिश देखने को मिलता है। जो टच स्क्रीन सिस्टम है इट्स वेरी स्मूथ, वेरी रिस्पॉन्सिव, ईजी टू यूज़। एंड यहाँ पे AC वेंट्स की डिज़ाइन देख लो और जो कलर्स और कॉन्ट्रास्ट देख लो। हैंडल बार में भी आपको सिल्वर फिनिश देखने को मिलता है। एक चीज़ मुझे जो बहुत ज़्यादा पसंद है इस कार में, तो फिट फिनिश जो है वो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है। आप कहीं पे भी देखो बहुत ज़्यादा पैनल गैप देखने को नहीं मिलता है। अगेन व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम हुंडई। गियरबॉक्स की बात करते हो तो जिस DCT गियरबॉक्स का डिज़ाइन बहुत अच्छा है। यहाँ पे लेदर रैप्ड है। यहाँ पे आपको क्लियरली एवरीथिंग इज़ लेबल्ड वेरी वेल, क्योंकि ये सब बैकलिट है। आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग देखने को मिलता है। तो जैसे आपको मैंने बताया कि दिस फुली फ्यूचर लोडेड कार, ये जो क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम है दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट वेल डिज़ाइंड, लुक्स रियली नाइस एंड प्रीमियम। एंड अगेन यहाँ पे आपको ड्राइव मोड का स्विच देखने को मिलता है। सो आप ड्राइव मोड चेंज करते हो तो यहाँ पे आपको जैसे देख सकते हो नॉर्मल, इको और स्पोर्ट मोड में आप स्विच कर सकते हो। और अगर हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है, जैसे कितना किलोमीटर गाड़ी चला है और आपका ड्राइव ड्यूरेशन क्या है, माइलेज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कार में, सिंस रिफ्यूलिंग एंड ऑल्सो अदर ड्राइव रिलेटेड डेटा। अदर देन दैट यू कैन सी अदर इन्फॉर्मेशन एज वेल। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑटो डिमिंग फीचर के साथ तो मुझे नहीं लगता आता है ये, क्योंकि यहाँ पे मैनुअल स्विच दिया है। इसी चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा था निखिल से कि यहाँ पे देना चाहिए था। अदर देन दैट दे हैव गिवन 3 बटन्स, ब्लू लिंक के भी यहाँ पे बटन्स है। यहाँ पे आप लाइट्स के स्विच देख सकते हो। दिस इज़ एक्चुअली वेरी गुड क्वालिटी। मुझे एक चीज़ जो Hyundai के कार्स का है बेटर रियली नाइस इज द क्वालिटी। एयरी फील आपको देगा विद द हेल्प ऑफ द सनरूफ, विच इज आई डोंट थिंक इज used a lot in India, but having this feature is again it's like a feel good feature। तो ये मेरा इम्प्रेशन है। सीट की बात करें तो सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो लंबार सपोर्ट है, साइड बोल्स्ट्रिंग्स है, वो सब ठीक ही है। बट ये सीट बहुत ज़्यादा सॉइल हो जाएगा। आपको जो फैब्रिक सीट्स मिलता है इसमें, तो आपको सीट कवर चढ़ाना पड़ेगा। पीछे के सीट्स आर अमेजिंग विथ हेडरेस्ट एंड ऑल्सो रिक्लाइन कर सकते हो। विथ सेंटर आर्मरेस्ट आपको देखने को मिल जाता है। कैबिन एरी है, आपको बोनाइट दिखाई देता है। आप ऊँचा बैठते हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस
इंस्पायरिंग फील आता है कार में ज़रूर। और इवन द क्वालिटी ऑफ दीज सन ब्लाइंड्स आर ऑल्सो रियली गुड। यहाँ पे आपको माइक देखने को मिलता है एंड यहाँ पे पावर विंडो के स्विचेस, और पावर विंडो के स्विचेस के साथ यहाँ पे आप मिरर को कंट्रोल कर सकते हो बोथ लेफ्ट एंड राइट। विजिबिलिटी की बात करें तो अगेन लाइक मोस्ट कार्स विजिबिलिटी में थोड़ा प्रॉब्लम होता है एट द रेयर, यू नीड अ कैमरा फॉर दिस, बट अदर देन दैट द लार्ज ग्लास विंडोज एक एरी फील ज़रूर इस कार में देता है। थोड़ा सा ग्रेश फिनिश है जो ड्यूल टोन में आप देखते हो, एंड अदर देन दैट आई थिंक आई आल्सो लाइक द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर राइट आउट ऑफ द Hyundai i20 जो हमने फर्स्ट देखा था इवन ऑन द Verna, सो दैट्स रियली गुड। एंड टॉकिंग अबाउट ओवरऑल फील इनसाइड इट्स रियली गुड। ड्राइव का भी मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सपीरियंस, सो वील गो टू दैट। बट जैसे इंटीरियर का डिज़ाइन सब्जेक्टिव होता है तो इस पर मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, इसलिए मैं जो ओनर थे उनसे बात कर रहा था कि उसका एक्सपीरियंस कैसा है गाड़ी को लेके। यहाँ पे भी आपको लेदर रैप देखने को मिलता है, तो फैब्रिक नहीं है, ये प्रॉपर लेदर रैप्ड है, ये टॉप मॉडल है। यहाँ पे सेंटर आर्मरेस्ट देखने को मिलता है। एंड अनदर इंटरेस्टिंग फीचर, ये चीज़ तो मैंने नोटिस किया i20 में भी नहीं है, इसको आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो, सो दैट इज़ वन प्रॉब्लम। यहाँ पे आपको स्पेस मिलता है देखने को मिलता है, एंड ऑल्सो यहाँ पे आपको एयर प्यूरीफायर मिलता है। जैसे अभी शिफ्ट फील नहीं होता बिल्कुल, थर्ड गियर लग चुका है गाड़ी में, पता चला? नहीं, शिफ्ट तो बिल्कुल भी फील नहीं एकदम जैसे मेरे घर पे हम लोग चलाते हैं, एक्टिवा है हमारे पास, उसमें पता ही नहीं चलता है। CVT आता है, CVT में गियर ही नहीं होता है, गियर रेशियोस होते नहीं है उसमें। सॉरी, हाँ, तो CVT गियर बॉक्स जो होता है उसमें गियर रेशियो होता ही नहीं है, और DCT में होता है, और जब शिफ्ट्स होता है गियर्स पता नहीं चलता है इसमें, बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। और माइलेज की अगर हम बात करते हैं तो माइलेज के बारे में लोग जो सोचते हैं वो DCT ले सकते हैं, ये आराम से ले सकते हैं। अभी ये कैसा माइलेज देता है? अभी ये दे रहा है मेरे को लोकली 14 से 15 दे रहा है, और हाईवे में भी सेम है। अभी कोई ऐसा डिफरेंस पता नहीं चला, लोकल हाईवे दोनों सेम ही चल रहा है प्रज्ञात। अच्छा। जबकि मेरा एक फ्रेंड है जो अल्ट्रोस लिया है, उसका 9 से 10 दे रहा है। किससे? सिटी में? सिटी में, हाईवे में भी वो होगा। उसका ऑटोमेटिक लिया है मैनुअल? उसका भी DCT एक्चुअली DC है, हाँ। उसका DCT लिक्विड वाला है, मेरा ड्राई है, ड्राई उसका वेट क्लच वाला है। वेट क्लच। तो इसका एक्सपीरियंस जो होता है जो DCT का है उसमें भाई इंजन भी बहुत ज़्यादा मतलब मैटर करता है। अल्ट्रोस का इंजन में वो पावर नहीं है, गियर बॉक्स उसका अच्छा है बट उसके इंजन में उतना वो पावर नहीं है। तो मुझे लगता है कि अल्ट्रोस में टर्बो के साथ अगर DCT होता तो अच्छा रहता, बट वो ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है उसमें। अब इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है, प्रॉब्लम्स के बारे में भी थोड़ा बात करेंगे जो तो डेली ड्राइव में अभी तू जो फेस किया है, या अगर जो लॉन्ग ट्रिप पे भी जाके आया कोई प्रॉब्लम इश्यूज जो फेस कर रहा है? दो चीज़ मेरे को लगा है प्रॉब्लम। जैसे अगर मैप देखेगा प्रज्ञात तो इसमें क्या है कि गूगल मैप नहीं है, तो हम लोग को गूगल मैप के बिना चलता ही नहीं है। एंड्रॉइड ऑटो है ना इसमें? एंड्रॉइड ऑटो है, मगर मेरे को वायरलेस नहीं है इसमें। अच्छा, वायर्ड वाला है? वायर्ड वाला है। सोनेट में वायरलेस आता है, तो इसमें लोग दे सकते थे वायरलेस, दे सकते थे, क्योंकि इस प्राइस रेंज में 2-3 चीज मिसिंग लगा मेरे को। जैसे देखो आर्म रेस्ट काफी पीछे है, आर्म रेस्ट इसको एडजस्ट नहीं कर सकते, आगे नहीं जाएगा ये जितना है। और यहाँ पे ये लोग ने एयर प्यूरीफायर दिया है। अब बात ये है कि सोनेट का मैंने देखा है, ये जो एयर प्यूरीफायर है वो सिस्टम में बता देता है, यहाँ पे डिस्प्ले का दिया है वो सिस्टम में बताता है। तो ये इसका मतलब ये सनरूफ भी, जैसे तो मैं तेरे को थोड़ी देर पहले पूछ रहा था, इसका यूज होता है कुछ? नहीं प्रज्ञात, कोई यूज नहीं है। तो राइड मोड जो है इसमें, ड्राइव मोड, इको स्पोर्ट, तो इसमें कितना डिफरेंस है? जब तू चलाता है तो डिफरेंस फील होता है? बहुत डिफरेंस है। जैसे अभी नॉर्मल में चल रहा है, ठीक है, तो ना ये इको मोड में है ना कोई स्पोर्ट्स मोड में, ये तुम आराम से ओवरटेक कर सकते हो कुछ भी कर। जैसे एको मोड में क्या होता है कि थोड़ा स्लो हो जाता है, जैसे आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, आप एको मोड चला के डाल के चलाओ, एवरेज तुरंत चेंज हो जाता है, क्योंकि दिखाता है कि वो ज़्यादा फ्यूल कम कंजस्शन हो रहा है। और स्पोर्ट्स मोड में आप देखो, अभी मैं स्पोर्ट्स मोड डालता हूँ ना, हाँ एकदम फील हो रहा है कि फील हुआ, मैं एक्सीलेटर छोड़ दिया हूँ। और सस्पेंशन की अगर हम बात करते हैं तो सस्पेंशन भी एकदम बढ़िया है, ग्राउंड क्लियरेंस भी इसका अच्छा है, ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है। अब इनलाइन में इसका सस्पेंशन जो है बहुत ज़्यादा स्टिफ है इसके कंपैरिजन में, और जो साउंड है बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा अंदर। इंसुलेशन की बात करते तो Hyundai के कार्स का जो इंसुलेशन होता है बहुत बढ़िया रहता है, मतलब बाहर का जो नॉइज़ है उतना आता नहीं है अंदर। एग्जैक्टली। तो स्टेबिलिटी कैसा है गाड़ी का? जब हाई तू पौंडीचेरी गया था तो वहाँ पे रोड तो बहुत बढ़िया है, बैंगलोर से पौंडीचेरी वाला रोड बहुत कितना स्पीड तक गया गाड़ी में? मैं 109 तक चलाया, भगाया नहीं हूँ। मेरे भैया इसको एक है संदीप भैया, वो भगाते हैं गाड़ी को, वो बिना ब्रेक लगाए चला देते हैं, तो 1:20 1:19 तक वो टच कर दिए हैं। तो स्टेबिलिटी कैसा था उस पर? जबरदस्त। और वो स्पोर्ट्स मोड डाल के देख रहे हैं कि जब चल रहा है तो
भगाए थे। ये गाड़ी थोड़ा सिंगल रोड है तो रोक देता हूँ। तो स्टीयरिंग कैसा है? स्टीयरिंग का फील अभी जैसे अभी यहाँ पे घुमाना है गाड़ी को, तो कैसा स्टीयरिंग यूज करने में कैसा लगता है? काफ़ी मज़ेदार है। अच्छा, गाड़ी बंद हो गया था अभी तो इसमें? हाँ, ये बंद हो गया था। ऑटो स्टार्ट स्टॉप का भी? ऑटो स्टार्ट स्टॉप है। ये अभी जो पुराना मॉडल था मार्च से पहले, उसमें नहीं था ये। अभी ट्रैफिक में क्या होता है ना कि जैसे लंबा ट्रैफिक ये है, मैं ब्रेक डाल के खड़े रहूँगा तो इंजन बंद हो जाता है। और भाई इसका ये जो पैडल शिफ्ट है यूज किया है कभी? अभी लॉन्ग ड्राइव पे जब गया था? नहीं भाई इस पे तो मजा है, ये जो DCT वाला फील है उस पे आएगा ना। देखो होता क्या है ना कि मैं दूंगा ठीक है तुमको चलाने के लिए, अब जब ऑटोमेटिक ही सब चीज कर दे रहा है, अब वो वही चीज आप जंप नहीं कर सकते, ओवरराइड नहीं कर सकते किसी चीज को। 30 में हो 2 से 3 गियर तक आप जाओगे, अब 30 के स्पीड में आप 5 गियर लगा लो या फर्स्ट गियर नहीं जाने देगा, वो एक तरह का वायलेशन होगा इसका क्लच प्लेट का। अभी तो मतलब अभी तो स्टार्ट किया चलाने, बट अभी पैडल शिफ्टर्स को यूज करके हम RPM को मैक्स RPM तक लेके जा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं RPM को, जो हमें DCT में ऑटोमेटिक ऑप्शन में कंट्रोल करना नहीं मिलेगा। तू चलाते चलाते ना जब तू मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तेरा, फिर तू भगाएगा जब गाड़ी तो तू पक्का पैडल शिफ्टर्स यूज करेगा, चलाएगा। बहुत मजा आएगा। जरूर भाई जरूर चलाऊंगा मैं। तो स्पेस की बात करें तो फैमिली को कैसे लगता है गाड़ी? पीछे बैठने का जो ओवरऑल कंफर्ट है वो कैसे? ये है कि आप जैसे 4 लोग बैठ सकते हो बस, 5वां अगर आप बैठा रहे हो तो इसका जो हैंड रेस्ट है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। जैसे आप छोटा 15 से 20 किलोमीटर 20-30 किलोमीटर तक आप बीच में एक जन बैठ सकता है। तो इसका मतलब विड्थ का थोड़ा प्रॉब्लम है, Width वाइड का नहीं, वो जो आप देखोगे एक है आर्म रेस्ट, वो थोड़ा बाहर निकला हुआ है। तो सेंटर में कंफर्टेबल नहीं है, सेंटर में जो बैठते हैं। हाँ। भाई अभी बुराई करना तो बहुत मुश्किल है अपने खुद के गाड़ी का, हाँ। बट कुछ तो मेरे को बोलना पड़ेगा यार, ऑनेस्टली बताओ, क्योंकि लोग हैं जो कार खरीदना चाहते हैं तो उनका हार्ड अर्न मनी है, तो ये सबके लिए तो नहीं है, सबके प्रेफरेंसेस अलग होते हैं। तो इसमें क्या इश्यूज है जो देखो अगर देखो मेरे को वही चीज था, मेरी वाइफ यही सी कारण डिनाई कर रही थी ये गाड़ी हम लोग को, यही चीज के कारण कि 5 लोग जैसे मान लो हमारे पेरेंट्स आ गए ठीक है, और एक ड्राइवर लेके हमको लगा कि हम लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, ड्राइवर गाड़ी चलाएगा, इधर मैं बैठूंगा, उधर पेरेंट्स और ये लोग सब कोई बैठे हैं, पीछे 3 लोग बैठते हैं, तो जो बीच में बैठेगा उसको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट सेट दैट थोड़ा सा वहाँ पर क्वेश्चन डाल के तुम मैनेज कर सकते हो। अब यहाँ अगर बैंगलोर से तुम अगर लॉन्ग राइड पे जा रहे हो, कन्याकुमारी निकल गए या फिर 1000 किलोमीटर ट्रैवलिंग करने का सोच रहे हो खुद का गाड़ी में, तो तुमको चाहिए कि थोड़ा सा कंफर्टेबल वो रहे। तो पीछे बैठने वालों के लिए वो थोड़ा मतलब सेंटर में जो बैठेगा उनको थोड़ा कम। और जैसे मान लो अगर हम तुम जा रहे हैं कहीं ड्राइव पे ठीक है, दोनों ड्राइवर चलाने वाले और 2 दोस्त गए हैं, तो भाई तुम कहीं भी ले जा, तू दिल्ली ले चले जा, लद्दाख चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पीछे का सीट इतना कंफर्टेबल है, वो रिक्लाइन भी होता है। अच्छा, रिक्लाइन भी होता है बहुत, ये सेगमेंट में हम देखते नहीं है रिक्लाइन वाला फीचर, जो अभी ये लोग ने नए वाले मॉडल में दिया है। दिखाऊंगा मैं तुमको। तो भाई ये जो उसको छोड़, अभी कंफर्ट को छोड़ के बाकी कोई है पॉइंट ड्राइविंग में जो मतलब तेरे को वीक पॉइंट दिखता है गाड़ी में? नहीं, मतलब परफेक्ट ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई, कुछ तो मतलब बुराई करना पड़ेगा, ऑनेस्टली बताए तो कुछ तो मतलब होगा, क्योंकि कोई भी कार परफेक्ट नहीं होता है। तो ड्राइविंग के टाइम कुछ ऐसा फील हुआ? ड्राइविंग के टाइम जैसे ऐसा तो अभी फील नहीं हुआ, मतलब कोई इश्यूज नहीं है, क्योंकि अभी देखो एल बोर्ड लगा हुआ है अभी उस टाइप का मैं वो वाला नहीं चलाया हूँ जैसे चलता है ये, अभी मैं पूरा फन करेगा वो नहीं हुआ है, अभी करेंगे, जरूर करेंगे, फॉर श्योर करेंगे। एक है सेडेट ड्राइवर और वहाँ पे वो बैठा है रोहन, इनलाइन लिए है, वो भगाता है गाड़ी। ओ भाई साहब, वो उड़ा रहा है, चला नहीं रहा, उड़ा रहा है, और वो ऐसे चला रहा है। रोहन से अभी रिसेंटली मेरा बात हुआ था, वो मतलब जब भी बात करता हो तो वो हाईवे में ही दिखेगा या कहीं ढाबे में खाना खा रहा है और दोस्तों के साथ, और फैमिली कार है उसकी। बट स्पेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, देख स्पेस में लेग स्पेस की भी बात कर, पीछे भी बैठा था मैं गाड़ी में पहले, तो उसमें भी रिक्लाइन वाला तो फीचर देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसके पहले वाले वर्जन में वो फीचर नहीं देखा था, अभी रिसेंटली इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। तो एसी का कुछ प्रॉब्लम है? एसी को लेके कोई एसी का कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ चलो, प्रॉब्लम से बात है तो एक प्रॉब्लम अभी आता है मेरे को, जो भी रिसेंटली हुआ ठीक है। मेरा 2 वीक में ही मेरा सर्विसिंग डेट आ गया। ये लोग बोल के अच्छे से ले गए गाड़ी को, मैं ही खुद लेके गए, ड्राइवर बुला के मैं भेज दिया, लेने मैं जाऊँगा करके बोला था, लेने जब गया लेके आया, फिर उसे कुछ दिन बाद मेरे को कुछ एक इशू फेस हुआ। जैसे आप देखोगे यहाँ की फ्यूल गेज और उसका रेंज बता रहा है 700 समथिंग, वो दोनों बंद हो गया दिखना। अच्छा, कितना टाइम पे हो गया था
ये प्रॉब्लम, कितने टाइम पे आया ये प्रॉब्लम? अब मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं कि वो वो सर्विस सेंटर में इशू हुआ या फिर वो लोग बोल रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। तो पहले सर्विस के बाद हुआ ये प्रॉब्लम? हाँ, वो बोले मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। हो सकता है क्योंकि वो जो ऑटो केयर वाले मैनेजर से बात हुआ मेरा, तो वो बोले कि सर एक बड़े बड़े गाड़ी में ऐसा छोटा छोटा इश्यूज हो रहे हैं क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। अभी चिप शॉर्टेज है और क्या क्या चीज़ का ये जो रीजन बता रहे हैं वो तो रीजन बोलेंगे, कुछ तो बोलना ही पड़ेगा ना। कुछ तो बोल रहे हैं तो बट वो पूरे मतलब कैसे बताऊँ, पूरा ऑनर लेके कि नहीं मैं ठीक कर दूंगा, आप एक काम करो, अभी तो नहीं कर दे रहे हैं, आप मेरे को 10 दिन का टाइम दो, 10 दिन से 11 दिन नहीं करेंगे। और पूरे अपडेट दे रहे हैं कि सर देखो ये आपका प्रॉब्लम यहाँ पर है, फेस है, स्क्रीनशॉट दे के फोटो भेज के ऑर्डर का प्लेसमेंट रिसिप्ट दिखा रहे हैं। और फिर जिस दिन आया उसी दिन सेम डे वो मेरे को बताया कि आ गया है, आप आओगे या फिर हम ड्राइवर भेज के गाड़ी मंगा लें। वो आप जैसे बात होता ना प्रज्ञात की इसका सर्विस बहुत अच्छा है। गाड़ी लेके गए, चेंज कर दिए तुरंत, और चेंज करके टेस्ट ड्राइव किए, टेस्ट ड्राइव करने के बाद आए हम मेरे साथ खुद टेस्ट ड्राइव किए और फिर पूरा मेक श्योर किए कि ये दोबारा इशू नहीं आएगा, और तब जाके वो टिकट क्लोज हुआ है। मतलब 11 दिन लगा उनका, मतलब उनके लिए 11 दिन बहुत ज़्यादा हो जाता है, और रेटिंग देने में तो 10 में 10 देना है। चलो एटलीस्ट अभी जो प्रॉब्लम था वो रिजॉल्व हो गया, बट जब प्रॉब्लम आया था मैं भी डर गया था कि भाई नया गाड़ी लिया ऐसा कुछ हो गया। एग्जैक्टली, अब तुम इतना पैसा लगा के गाड़ी खरीद रहे हो, कुछ फीचर्स जो फीचर्स के लिए कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, जैसे वेंटिलेटेड सीट नहीं है, चलो मेरे को पहले से पता है कि वो नहीं है, उसको मैं कॉम्प्रोमाइज करके मैं दूसरा गाड़ी को जा रहा हूँ। अच्छा, अब मेरे को एक चीज पूछना है, अभी जैसे तू हुंडई के सर्विस के बारे में बोल रहा है, तो किया भी अवेलेबल है, उसका भी सिमिलर लगभग सेम है, सेम गाड़ी है, तो सोनेट क्यों कंसिडर नहीं किया? मतलब कोई रीजन है कि सोनेट को छोड़ के वेन्यू मतलब लगा तेरे को? किया का थोड़ा सा लेंथ और ये सब थोड़ा लुक, वो थोड़ा सा अब सामने देखो कैसा लग रहा है, थोड़ा क्लासिक टाइप का, थोड़ा सा सिंपलिसिटी है। हाँ। और उसका थोड़ा सा ज्यादा फीचर, ये वो बटन, इसका फिट एंड फिनिश देखो थोड़ा सा ठीक है, फिट एंड फिनिश उसका भी अच्छा है, बट ये है कि उसका जो लुक है ना वो थोड़ा सा वो बल्की और मस्कुलर टाइप का लुक आता है। तो क्लासी वाला लुक जो मतलब लुक के ऊपर तो पर्सनल चॉइस होता है, किसी को सोनेट पसंद आएगा और किसी को वेन्यू पसंद आएगा। तो वो एक चीज है। तो भाई अगर कोई गाड़ी लेना चाह रहा है, अगर वो सोच रहा है कि उसको वेन्यू लेना है, तो कोई रीजन है कि उसको वेन्यू कंसिडर करना है? तू उसे 3 पॉइंट बता दे जहाँ पे मतलब उनको तू सजेस्ट करेगा कि भाई ले लो गाड़ी। ये 2-3 पॉइंट्स है जिससे तू सजेस्ट कर सकता है उनको। देखो इसका जो नीचे का मॉडल है एस, और एक और मॉडल है जो 7 और 8 लाख से स्टार्ट हो जाता है, वो पूरा मैनुअल में है। इसका जो लुक है एवरेज है, जो इंजन पावर है और इसका जो फ्रंट टू ड्राइव जो होता है हुंडई का, और आफ्टर सेल सर्विस वो ज़बरदस्त, उसका कोई कंपेयर नहीं कर सकते आप। इवन तुम MG हेक्टर एस्टर उसमें भी देखना कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं छोटे शहरों में ऐसा प्रॉब्लम होता है, और जैसे यहाँ हम लोग बैंगलोर में, तो यहाँ कोई ऐसा इशूज नहीं होएगा। और जैसे अब तुम एंड टू एंड ड्राइविंग इसका जो रहता है, जैसे कैसे बताऊँ मैं इसको, अब जैसे स्पीड में बढ़ा के थोड़ा सा काटो या ओवरटेक करो, थोड़ा सा लगता है कि यहाँ कुछ बढ़िया चला रहे हैं। तो डेफिनेटली ये प्रेफर कर सकते हैं इनके सर्विस के लिए और इनके ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए। तो निखिल जैसे बोल रहे हैं, तो मैं भी वही चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपको प्रीमियम फिट फिनिश क्वालिटी सर्विस चाहिए तो आप हुंडई के कार की तरफ जा सकते हो। मैं कोई भी ब्रांड को या मॉडल को डिमीन नहीं करना चाहता था। जैसे मैंने नेक्सॉन के बारे में आपको बोला, टाटा के कार्स भी बहुत अच्छे होते हैं। एंड ऑफ द डे मैटर करते हैं आपके प्रेफरेंस। जैसे निखिल को चाहिए, उसका फर्स्ट कार था तो उसको चाहिए था बेटर सर्विस एक्सपीरियंस, जो मुझे नहीं लगता टाटा दे सकता था। और सर्विस को सोच के वो मारुति के शोरूम पे गया था और वहाँ पे उसको एक बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था। अभी हमारे व्यूअर्स डेफिनेटली पूछेंगे लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस के बारे में, तो फिर से हम बात करेंगे उसमें, हम और पूछेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे बहुत सारे। तो क्वेश्चंस अगर आपको पूछना है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, निखिल से फिर से मैं कनेक्ट करूंगा। ओनर से आप सीधा बात कर सकते हो, वो आपको पूरा एक्सपीरियंस आपको डेफिनेटली। तो ये था एक ओवरव्यू कार का और शॉर्ट टर्म एक्सपीरियंस रिव्यू जो डेफिनेटली आपको यूजफुल लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और निखिल को मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ उसके टाइम के लिए, क्योंकि बहुत लोग नहीं आना चाहेंगे दूसरों को हेल्प करने के लिए। बहुत सारे प्रॉस्पेक्टिव बायर्स हैं, तो अपना टाइम निकाल के आया चैनल में टू हेल्प बायर्स एंड एजुकेट देम कि कार का एक्सपीरियंस कैसा है। सो थैंक यू सो मच निखिल भाई, फिर से मिलेंगे, चैनल में फिर से आना है और हम डेफिनेटली फिर से करेंगे कार के एक्सपीरियंस जानने के लिए 100%। थैंक यू दोस्तों।